कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, आप कितना आप संघर्ष करेंगे, आपको तो खा जाएंगे लोग, छिपा जाएंगे लोग। इस तरह की अपने बहू और पत्नी का सारे जेवर मुथूट फाइनेंस में डाल दिया और वहाँ से भी 16 लाख रुपया मैं लेकर, और बच्चा यदि क्लास में आ रहा है तो उसका दिमाग है कि मैं कोचिंग में पढ़ लूँ, तो कहाँ भेजिएगा, वो सरल पाकल स्कूल है। अच्छा, यह कहना, और शहर में एक भ्रम फैल गया, क्या रे वो सरल पाकल स्कूल में इतना रिस्क ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फेल्योर हो जाएंगे, इनका हार्ट अटैक हो जाएगी, क्योंकि ये आदमी पर करोड़ों लाखों हर आदमी चाहता है कि पैसा मैं कैसे अर्जित कर लूँ, कितना जल्दी अर्जित कर लूँ, और कितना कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो। तो बिना देर किए हुए आज हम बात करने वाले हैं हमारे मेहमान डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी से। डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिहार के सारण जिले से आते हैं और यहाँ पे एक स्कूल है जो कि सबसे बड़ा स्कूल है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जो कि पूरे सारण के लिए गर्व की बात है। एक ऐसी संस्थान जहां पे हजारों बच्चे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करते हैं। अब तक हजारों बच्चे यहां से पास होकर के देश के अलग अलग बड़े बड़े पदों पर जाकर स्थापित हो चुके हैं और वहां की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही कुछ अवार्ड भी उन्हें मिले, जिसके बारे में थोड़ा सा हम आपको शुरुआत में बता देना चाहते हैं। जैसे इनको बेस्ट स्कूल अवार्ड दिया गया, जो कि सारण के उस वक्त के डीएम श्री कुंदन कुमार सिंह जो थे, उनके माध्यम से मिला, और ये मिला वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर इनको इस अवार्ड को दिया गया। वैसे तो बहुत सारे डिटेल है, लेकिन मैं थोड़े कम शब्दों में इसको बताना चाहता हूं। 40 बेस्ट टीचर अवार्ड में भी इनको सिलेक्ट किया गया, जो कि उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे बिहार के अशोक चौधरी जी, उनके माध्यम से मिला। बेस्ट स्कूल ऑफ बिहार का भी अवार्ड इनको मिल चुका है, जो कि गोवा में शिल्पा शेट्टी के माध्यम से दिया गया। साथ ही साथ इनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उस वक्त के हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने इनको दिया। उसके अलावा फिर राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर जो हुआ करते थे एक्स जीवीजी कृष्णमूर्ति, उनके माध्यम से मिला है ये। उसके बाद स्कूल स्किलिंग अवार्ड भी इनको मिल चुका है। साथ ही साथ फिजिक्स ओलंपियाड अवार्ड मिल चुका है, ओम पर्वत अवार्ड मिल चुका है, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिल चुका है। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है। और इस तरीके से डॉक्टरेट के फील्ड में भी, एजुकेशन के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया, इसलिए ईरान से भी इनको अवार्ड मिल चुका है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने रखी। हालांकि और जब बात करेंगे तो इसके बारे में विशेष तरीके से हम जानेंगे। इस वीडियो की जब शुरुआत हो रही है और आप इसे शुरू में देख रहे हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपना कीमती 15 से 20 मिनट जरूर निकालें, ताकि इस पूरे कहानी से आपको जो चीज मिलने वाली है वो तभी मिल पाएगी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत सारे अवार्ड मिले, निश्चित तौर पे जो संघर्ष रहा उसके बदले में उसके रिजल्ट मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, और अच्छे ही परिणाम मिलते हैं, बशर्ते आप कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं। तो ये जो इतने सारे अवार्ड मिले, इसके बारे में जरा बताएं, क्यों मिले? आपको क्या लगता है कि आपको ये अवार्ड क्यों मिले? राकेश जी, मैं बता दूं कि मुझे पता ही नहीं होता है किस जिला में मैं कहाँ हूँ और किस किस संगठन में हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी बड़े जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय, जो भी यहाँ पर खेल या एजुकेशनल का कोई भी वर्कशॉप होता है, तो वहाँ पर मुझे ज़रूर बुलाया जाता है। मैं आश्चर्य करता हूँ कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, यहाँ हमको क्यों बुलाया जाता है। जब मैं पूछता हूँ कि भाई मुझे क्यों बुलाए, हम यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बोले कि भैया आप भी बड़े हैं। हम लोग हमको नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बड़ा करना चाहता हूँ जो आज के युवा पीढ़ी को इस चीज़ से एक संदेश मिले। मैं वहाँ जब जाता हूँ तो मेरी बात को जरूर लोग सुनते हैं, और आज भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। जहाँ भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं गया, अवार्ड मिला, वो अवार्ड जिला के डीएम ने दिया, जिला के कमिश्नर ने दिया, या जिला के प्रतिनिधि गण लोग दिए, या राज्य स्तरीय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर दिए, या राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल स्तर पे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों मिला। या सबसे बड़ी बात है कि एसएसबी सीमा सशस्त्र बल के जो आईजी उत्तराखंड के चीफ गेस्ट बना करके मुझे बुलाए, और जो उन्होंने अवार्ड दिया, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतना बड़ा बड़ा अवार्ड क्यों मिल रहा है। लेकिन मेरे कर्म जो मैंने किया अपने विद्यालय माध्यम से, और हमारे बच्चों ने जो करके दिखाया, उसी का परिणाम मुझे मिला। यानी कि ये सही बात है कि घर में कोई भी सदस्य कुछ करता है तो घर के मालिक को ही अवार्ड किया जाता है, क्योंकि उनको पालने पोसने और संचालित करने का उद्देश्य और मुख्य रूप से जिम्मेवारी
मुखिया को ही होती है। यही वजह है मैं कहता हूँ कि वो अवार्ड जब भी मुझे बाहर से अवार्ड मिलता है तो मैं स्टेज पर लाता हूँ और सारे बच्चों के बीच उस अवार्ड को मैं अपने प्रिंसिपल को देता हूँ, विद्यालय को देता हूँ, समर्पित करता हूँ कि यह यदि विद्यालय नहीं होता तो मुझे अवार्ड नहीं मिलती। इसलिए विद्यालय एक ऐसा पवित्र जगह है, यदि हम दिल से काम करें, अपनी ईमानदारी से काम करें तो शायद ऐसा पवित्र कोई भी जगह नहीं है जहां पर संस्कार, विचार, स्वभाव की बात की जाती है। तो सर बहुत सारी बातें मैंने कही और ये सब चीज प्रमाण के तौर पे है, ये पूरे शहर के लोग जानते हैं, ये चर्चा का विषय है लोगों के बीच में। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इस अचीवमेंट जो आज इतना बड़ा आपने हासिल किया है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई सर? अगर आप अपने बचपन के दिनों की बात करें, अपने छात्र जीवन की बात करें तो। एक्चुअली मैं क्लास 5 तक गांव के स्कूल में ही पढ़ा, फिर मैं वेस्ट बंगाल में हाई स्कूल किया और वहां से सीधे मैं पटना एएन कॉलेज आ गया और वहां से मैं अपनी पूरी पढ़ाई की और 89 में मैं एमबीए किया। उस समय एमबीए के नाम बहुत कम लोग जानते थे, बावजूद मैं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में मेरे लेबर ऑफिसर में मेरी सिलेक्शन भी हो गई, लेकिन मैं 1 महीने जॉब करने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। इस पर घर में बहुत सारी तनावें आईं, यहाँ तक कि रिलेटिव्स भी कहने लगे कि ये पागल हो गए हैं, ऐसा अच्छा जॉब छोड़ रहे हैं। हमारे ऊपर के अधिकारी, पिताजी मेरे नौकरी में थे, उन्होंने बहुत सदमा झेला कि एक मेरा बेटा यहाँ तक पहुँचा और क्यों जॉब छोड़ रहा है। लेकिन उनके जो अधिकारी से बात किए और अधिकारी ने कहा, जीएम उस समय गिरिराज सिंह हुआ करते थे, बनारस के रहने वाले, और मुझे आज भी वो सेंटेंस याद है जो बनारसी भाषा में उन्होंने कहा कि कार्य बेटवा काहे नौकरी छोड़त है। तो यह बात से मैं बताया उनको। जब मैं बताया तो उन्होंने कहा कि क्या तुम सेलेक्ट किए हो, अपने प्लानिंग क्या की हो। मैंने कहा कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन बहुत ही टफ होता है, वहाँ बहुत बोलना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, एक एक फीचर पर ध्यान देना पड़ता है, तब कोई जा करके एक टीचर बनता है। मैं कहा कि मैं इस पर प्लान कर चुका हूँ, और वो भी अस्थायी, जो कि अस्थायी जॉब में आप। हाँ, तो वो बोले कि ऐसा क्या हो गया। मैं बताया कि मेरे एक फ्रेंड, जिस समय हम लोग मास्टर क्लास कर रहे थे, उसी समय वो कोचिंग स्टार्ट किया था, जबकि उसके अंदर बहुत सारी काबिलियत नहीं थी, फिर भी उस कोचिंग में बड़े बड़े लोग आते थे, टाई बेल्ट लगा करके आते थे, अपने बेटी के साथ आते थे, बेटे के साथ आते थे और कहते थे कि सर आपके जिम्मेवारी में मैं अपने भविष्य को दे रहा हूँ। वो लड़का में कहीं ना कहीं कमी थी, एक फ्रेंड के नाते मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थी। और वो आने के साथ जितना वो एक्टिव होता था, जाने के साथ उतना ही इनएक्टिव हो जाता था। मैंने इस चीज़ को मार्क किया कि वो लड़का यदि उतना ही एक्टिव होता और उतना ही एक्टिव के साथ काम करता तो शायद जिस उम्मीद से वो पेरेंट्स आ रहे हैं उस उम्मीद को पूरा कर सकता था। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को मैं इमोशनली महसूस किया और इस चीज़ को मैं ले करके चला कि मैं एक दिन वही करूँगा जो पेरेंट्स के अपने बच्चों के प्रति भविष्य के लिए निर्माण करने का एक सोच होती है, और यही मुझे इस फील्ड में कन्वर्ट कर दिया। और जब मैं 94 में स्टार्ट किया छपरा हेडक्वार्टर में, तो उस समय समझे कि 94 की बात क्या हो सकती है। 31 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। 30 साल की मेरी एज हो रही थी उस समय, और जहाँ भी मैं जाता था वहाँ के यही कहते थे लोग, जो मेरे इष्ट मित्र हुआ करते थे, कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, आप कितना आप संघर्ष करेंगे, आपको तो खा जाएंगे लोग, चिवा जाएंगे लोग, इस तरह की वर्ल्ड शुरुआत जब आप करने आए थे। हाँ, अच्छा। लेकिन मैं इतना विल पावर लेकर आया था कि अरे मुझे क्यों खाएंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगा। यदि मेरा काम सही होगा, मैं सही डायरेक्शन में अपने बच्चों को लेकर चलूंगा, पेरेंट्स के विश्वास के सही अनुरूप उतर पाऊंगा, तो मुझे खाने चिवाने की क्या बात होगी। मैं किसी तरह रेंट पर कुछ बिल्डिंग्स हायर किए, स्कूल शुरुआत किए, लेकिन रिसोर्स बहुत कम थे। पिताजी अकेले कमाने वाले, नौकरी करने वाले, और बहुत सारे संयुक्त परिवार को लेकर चलने वाले। बाबूजी हमेशा परेशान होते थे और थोड़ा क्षुब्ध भी होते थे कि अच्छी नौकरी छोड़ करके कहाँ चला गया। लेकिन जब मैं अपने आप को 5 साल के अंदर कुछ करके दिखाया तो उनको भी खुशी होने लगी। यहाँ तक कि बेंच वगैरह जो बनता था तो गांव के लोग या उनके मित्र कहते थे कि बाबू साहब अब आपको बेंच की कमी नहीं होगी, स्कूल चले ना चले लेकिन बेंच तो आपको होगी। कटाक्ष था लोगों का कि बेंच बन रहा है, स्कूल नहीं चलेगा तो ये बेंच आपके काम आ जाएगा। अच्छा। लेकिन बाबूजी बहुत ही धैर्य, एक नेक दिल इंसान थे, नौकरी भी थे, बहुत अच्छे पहलवान भी थे, और सबसे अच्छी बात कि वो कीर्तनकार भी थे, रामायण का भी स्टडी वो करते थे, और वही संस्कार हम लोगों को उन्होंने दिया। मैं जब चलने लगा तो बाबूजी यही कहते थे कि बेटा
कभी भी किसी को ठगने के प्रयास मत, तुम ठग जाओ लेकिन प्रयास नहीं करो, और झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलना आदमी को श्रृंखलित कर देता है, वो बदलाव कर देता है, आदमी में बहुत सारे चीज को गलत अंदाज आ जाती है। तो ये 2-3 चीज़ों मैं बाबूजी से सीखा, और हमेशा मेरे जीवन में जब तक वो जिंदा रहे तब तक मैं उनको अपना आदर्श माना। भगवान को मैं दूसरी लाइन में खड़ा किए, पहले लाइन में मैं पिताजी को ही मानता था, जबकि सब लोग माँ को कहते हैं, लेकिन बाबूजी से मुझे प्रेरणा मिली कि 5-10 साल के बाद मैं बाबूजी के साथ ही रहा। और यहाँ तक बता दूं कि मैं इंटरमीडिएट आफ्टर शादी करने के बाद भी मैं जब जाता था बंगाल में बाबूजी के नौकरी के पास, तो बाबूजी अपने पास ही मुझे सुलाते थे। अच्छा, तो उसमें मतलब जो आपका सानिध्य रहा पिताजी का, एक अनुभव आपके साथ हमेशा रहा, और उसी अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आपने 2-3 लाइनें कही कि कभी भी कोई काम करो तो किसी को धोखा मत दो, किसी को ठगो मत, भले तुम ठगे जाओ लेकिन किसी को ठगो मत। इस प्रेरणा के साथ नौकरी छोड़ दिया आपने, और उसके बाद जब आप आए, आपने जैसा कि कहा कि लोग कटाक्ष भी करने लगे कि नौकरी छोड़ के आ गए। स्कूल की शुरुआत में भी आपने कही कि जब शुरुआत करने आए तो तमाम बड़े बड़े यहाँ पे प्लेयर्स थे जो पहले स्कूल के फील्ड में काम कर रहे थे। कोई ऐसा उस समय का कुछ लाइन याद है जब आपको लगा कि यार कुछ गलती तो नहीं कर दिया हमने इसकी शुरुआत करके, क्योंकि एक अच्छी नौकरी थी और उस नौकरी को छोड़ करके फिर इस फील्ड में आ गया, तो कौन सा ऐसा पल था जो आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ गलती तो नहीं होगी हमसे? एक्चुअली आपसे बता दूं कि जिस फील्ड में मैं जाता हूं वही अपने जीवन का अंतिम फील्ड मान लेता हूं, और पीछे की चीज को मैं भूल जाता हूं। यदि मैं नौकरी याद करता तो शायद यह फील्ड में आगे नहीं बढ़ता, इसलिए मैंने नौकरी को वहीं छोड़ दिया। यदि वहां बंगाल छोड़ा तो मैं बंगाल में ही छोड़ दिया, और यहाँ पर जब चलने लगा तो एक मुश्किल आई, जब अच्छे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे और बड़े बड़े बिल्डिंगों में स्कूल बड़े बड़े लोग चला रहे थे, तो लोग कहना शुरू किए, क्योंकि मेरे बच्चों में याद है उस दीवार पे कि मैं करकट के नीचे शुरू किया, और मतलब जो आज जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो शुरुआत है वो करकट के जहाँ भाड़े पर मैं चल रहा था, वो कहते थे कि आप बनाओ, आप समझो, मैं इसमें कुछ नहीं काम करूंगा। तो मैं करकट में चलाया, यहाँ तक कि त्रिपाल भी कभी टांगा करते थे उसमें। लोगों ने कहना शुरू किया, या अलग अलग 4-5 साल के बाद एक आया शहर में कि एक छोटा स्कूल है जो करकट में चलता है लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई, और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने संस्कार, जो विद्यालय संस्कार होता है उसको मैंने नहीं छोड़ा। मैं शुरुआत, क्योंकि मैं जहाँ से रानीगंज हाई स्कूल मरवाड़ी सनातन विद्यालय का मैं प्रोडक्ट हूँ, आज भी रानीगंज का वो एक फेमस स्कूल है बंगाल में, और वहाँ पढ़ाई सेकेंड लाइन की बात होती थी, पहला कल्चर होता था, वैल्यूज होते थे, जो आज हम सब उधर की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज को मैंने, और प्रत्येक दिन मैं आज भी असेंबली अटेंड करता हूं, और 10 से 15 मिनट बच्चों के बीच मैं अपनी बात को कहता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या होनी चाहिए, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, आपके माता पिता क्यों विद्यालय में भेजे हैं, उनका जो सपना है आप कैसे साकार करेंगे। मेरी अनुभव जो भी रही उसको मैं आज भी उनके पास शेयर करता हूं। तो यही बात जब आई तो लोगों ने कहना शुरू हुआ कि अरे उस स्कूल में कहाँ भेजिएगा, वो सरल पाकल स्कूल है। अच्छा, यह कहना, और शहर में एक भ्रम फैल गया कि अरे वो सरल पाकल स्कूल में कहाँ भेजिएगा, वो सब लोगों का कोई, हमारा नहीं पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड था, ना इकोनॉमिकल कोई ग्राउंड था, नहीं तो कोई हमारा जान पहचान थी। लेकिन मैं उसको सोचा कि सरल पाकल का वास्तविक बात क्या मैं कहूँ, क्या जवाब दूं। लोग जब कहे कि देखिए ऐसी ऐसी बातें आ रही है, आप इसको कुछ कहिए नहीं तो आपके स्कूल को वो लोग दबा देंगे, चलने नहीं देंगे। तो मैंने सोचा, और एक रात में मैं इसको रिसर्च में डाल दिया, और मैं इस बात को सोचा कि सरल मीन्स सिंपल और पाकल मीन्स मैच्योर। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मैं इस बात को सोचा कि सरल पाकल का वास्तविक एक मीनिंग मुझे निकालनी चाहिए। तो सरल मीन्स सिंपल और पाकल मीन्स मैच्योर। तो मैं कहना शुरू किया कि अरे ये तो मेरे जो जितने भी प्रतिद्वंदी हैं वो तो मुझे ही अच्छा प्रशंसा कर रहे हैं कि एक कम से कम सिंपल और मैच्योर स्कूल में है। और यह बात फिर इधर से भी फैलना शुरू की कि अरे भाई आप लोग सरल पाकल की बात करते हैं, वो कह रहा है कि सिंपल एंड मैच्योर। और इस तरह आई बधाई आई बहुत सारी, क्योंकि संसाधन हमारे पास नहीं थे। और एक बात मैं आप लोगों से बता दूं कि मेरे पास जो भी संसाधन रहे, लेकिन यदि मैं रिक्वायरमेंट समझा कि मेरे बच्चों के लिए ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं पैसा कर्ज में लिया, इंटरेस्ट पे लिया। घर में जो लोग भी मेरे भाई लोग, संयुक्त फैमिली आज भी है, वो लोग भी जो सहयोग करने लायक थे किए। लेकिन मैं रिक्वायरमेंट को हर हालत में
फुलफिल किया। इससे मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इसके लिए भी लोग कहते थे कि जितना ये रिस्क ले रहे हैं कहीं ना कहीं ये फेल्योर हो जाएंगे, इनका हार्ट अटैक हो जाएगी, क्योंकि ये आदमी पर करोड़ों लाखों लाखों की उस समय हमारे ऊपर कर्ज और इंटरेस्ट भी चल रहा था। मैं मैनुअल इंटरेस्ट भी दिया करता था, क्योंकि हमारे पास उस तरह का संसाधन नहीं था कि बैंक सपोर्ट करे। इसलिए ये बहुत शुरुआती समय में मदद नहीं करती है जब जरूरत होती है। आज तो एक बैंक जाती है तो 4 बैंक आ रही है, लेकिन मैं जहां हूं वहां पर अभी भी उसी बैंक के साथ चल रहा हूं जिसने शुरुआत में मदद किया आपका। ये जो बात आप बहुत ही सरल शब्दों में कह रहे हैं ना, ये बात जितना आज आसानी से शब्दों में निकल रही है, उस समय एक एक क्षण इसको किस तरीके से आपने जिया होगा ये जरूर हम सभी समझ सकते हैं, या जो इस वीडियो को देख रहे हैं। उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो आज इन परिस्थितियों में है कि उनके पास भी पैसे की व्यवस्था उतनी नहीं है और वो भी कुछ अलग और बड़ा करना चाहते हैं, खास करके व्यवसाय में, जरूरी नहीं कि किसी एक ही फील्ड में, किसी भी फील्ड में, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं उसे सभी जो कुछ करना चाहते हैं उन सभी युवाओं से मैं एक ही बात कहता हूं कि उम्र कहीं भी कोई मायने नहीं रखती। जिस उम्र में हैं वहीं से आप शुरू हो सकते हैं, लेकिन आपका प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है और आपके अंदर एक जिद्दीपन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि जिद्दी आदमी है, लेकिन जिद्दी भी होना चाहिए। यदि जिद्दी नहीं होंगे तो फिर अपने आप को हिलडुल कर सकते हैं, इधर से उधर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेट कर सकते हैं। इसलिए आप जिसको संकल्प ले लें उसको परिणाम में बदलने का प्रयास करें और उसमें जितनी भी संघर्ष आए, जितनी भी बाधाएं आए, मैं कहूँगा कि आपके घर के सामने भी पिताजी आके खड़े हो जाएं कि नहीं बेटा यह काम नहीं करना है, आपको लगता है कि नहीं मेरा विल कर रहा है कि ये काम अच्छा है, तो वहाँ भी आपको चलना चाहिए और पिताजी को बता देना चाहिए कि पिताजी हमको थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मुझे याद है कि पिताजी के तबीयत खराब थी या वो अपने साथ ले जाते थे जिस समय मैं इंटर स्कूल स्टार्ट हो गई थी। और कब की बात है ये बात हमारे लग रहा है कि 2002 या 3 की बात होगी। तो हॉस्पिटल का 5 मंजिला वो दीवार के किनारे से हम लोग जाते थे हॉस्पिटल में। तो एक दिन की बात है कि वो हमको लेकर जा रहे थे, बोले कि बेटा इधर आओ। हम जाकर के वहाँ खड़े हो गए। हम देख रहे हैं कुछ है नहीं, बाबूजी क्यों खड़े हो गए? तो दीवार के पास खड़े थे। अच्छा। और बोले कि ऊपर देखिए, देखो तो हम जब देखे तो बोले कि हाँ 5 मंजिला मकान दिख रहा है। तो बोले कि यदि टोपी पहने होते तो टोपी गिर जाता। मैंने महसूस किया, इमोशनल इसको महसूस किया कि बाबूजी यहाँ चाहते हैं कि आज जो तुम कर रहे हो ऐसा भी काम करो कि कम से कम इतनी बड़ी इमारत भी खड़ा कर दो। और यह दिमाग पर मुझे आज भी घूम रहा है कि बाबूजी के कहे हुए बात को मैं साकार किया और उनके जीवन में साकार किया। जब 5वीं स्टोरी मेरे विद्यालय की बन रही थी तो बाबूजी यहाँ बैठते थे, उस समय स्वस्थ हो गए थे। 5वीं स्टोरी मतलब 5वीं मंजिल। हाँ। और मैं उनको बुलाया, बैठे हुए थे। मैं बोला कि बाबूजी आप आइए यहाँ। वो आए, हम बोले कि यहाँ खड़े होइए, तो खड़े हुए। हम बोले कि यदि आप टोपी पहने होते तो गिर जाता ना। इमोशनल तो वो भी हो गए, हमें भी हो गया। लेकिन मैं उस फीलिंग को महसूस किया उस दिन और पूरा किया। ये कहा जाता है कि जो पिता का जो सहयोग साथ जो होता है, जो शब्दों का साथ होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसी का नतीजा था कि आप उसी इंस्पिरेशन को लेकर के आज उस मुकाम तक पहुंचे। स्कूल तो बहुत हैं और आज के डेट में एजुकेशन को लेकर के होड़ लगी है। कई लोगों का मानना है कि ये एक व्यवसाय बन गया है पूरी तरह से। मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में, आगे बढ़ाने में व्यवसाय का होना जरूरी है। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिना उसके सिस्टम नहीं चलेगा। ये जो लोग बातें करते हैं मैं उस पर उतना सहमत नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत राय मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। लेकिन क्या आज के समय में जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं और जो आज से 10-15 साल पहले के जो छात्र हुआ करते थे, इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है आज के छात्रों में। और अंतर क्यों हो जाता है ये भी मैं बताऊंगा 1 मिनट में। एक्चुअली आपने जो कहा कि व्यवसाय, हर जो भी लेन देन होता है वो व्यवसाय ही कही जाती है, लेकिन मैं इसको व्यवसाय नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि प्रोफेशन ये जरूर है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी प्रोफेशन विथ इमोशन यदि आप काम करते हैं तो व्यवसाय नहीं हो जाता है। वो आपके दिल की बात और उस सोच की बात हो जाती है जिसमें आप लगे हुए हैं। कोई भी किसी भी तरह का आपका व्यवसाय हो, एक्चुअली हर आदमी चाहता है कि पैसा मैं कैसे अर्जित कर लूं, कितना जल्दी अर्जित कर लूं और कितना कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो। जिस दिन यह आप पहले सोचेंगे उस दिन आपका व्यवसाय फेल हो जाएगा।
कोई भी प्रोफेशन फेल हो जाएगी। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे कितना अच्छा करना है, कितना बढ़िया से सिस्टम में काम करना है, उसके लिए आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, तो शायद उसी रेशियो में आपका पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले आप सोचें, सिर्फ यही सोचें कि मुझे अच्छा करना है, यदि उस फील्ड में हूँ तो बच्चों के लिए मुझे क्या क्या करना। मैं तो ये भी कहता हूँ, मेरे भी 4 बच्चे रहे, हमारे स्कूल में रहे, हमारे स्कूल से पास आउट किए, एक सिटी बैंक के मैनेजर रहे, दूसरा बेटी MCA की, तीसरा बेटे आज हाई कोर्ट DU से लॉ की पढ़ाई को फाइनल करने जा रहे हैं। मेरी बेटी एक MBBS भी की। लेकिन मैं कभी भी दूसरे स्कूलों में अप टू 12 माने 10+2 तक बच्चे मेरे ही पास पढ़े। मैं यह कहता था कि मेरा बच्चा यदि मेरे संसाधन होने के बावजूद भी कि यदि मैं दूसरे स्कूलों में भेजूं जहाँ तक मेरी पढ़ाई होती है स्कूल में, तो लोग यही कहेंगे कि अरे अपने स्कूल की पढ़ाई पे इनको विश्वास नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को दूसरी जगह भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस संस्था में, जिस व्यवसाय में आप हैं, आपके बच्चे भी वहाँ पर जुड़े रहें, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, उनका भी करियर यही हो सकता है, क्योंकि करियर के लिए आदमी तैयार है, तत्पर है। और यही वजह है एक विश्वास जमा लोगों के बीच में कि जब अब उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं अपने बच्चे के ही लिए सही जरूर अच्छा वहाँ व्यवस्था देंगे। ये भी एक विश्वास हुआ। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आप व्यवसाय कोई भी करें, दिल से करें, ईमानदारी से करें, दूसरे को ठगने का प्रयास नहीं करेंगे, लोग आपको पूजनीय समझेंगे, सम्मानित करेंगे, आपको भी अवार्ड मिलेगा। समाज में अवार्ड रहता है, छुपा रहता है। जब आप अच्छा करेंगे तो अवार्ड अपने से चल कर आता है। जहाँ आप महसूस नहीं करते होंगे, कभी सोच नहीं सकते, वहाँ आपको बुलाया जाएगा। एक जो सवाल जो बीच में छूट गया था उसी में, कि उस समय के बच्चे जो आज से 15-20 साल बच्चे जो आपके स्कूलों में पढ़ते थे, उनके उनमें और आज के बच्चों में और उस समय के पेरेंट्स में और अभी के पेरेंट्स में क्या अंतर पाते हैं आप? मुख्य रूप से 2 अंतर आई जो आज के बच्चों को डाइवर्ट कर रही है। एक 15 और 16 तक मैं महसूस किया, 2015-16 तक जो बैच आया विद्यालय में, वह बच्चा जो टीचर्स होते थे, जो मैनेजमेंट के बॉडी होते थे, उनकी बात को सुनते थे। वो माता पिता से बढ़ करके उनकी बात को आदर करते थे कि नहीं, हमारे सर कहे हैं, हमारे मैम कही हैं। और आज के डेट में कहते हैं कि नहीं, ये पिताजी कह रहे हैं, ये मम्मी कह रही है। इसका एक ही अंतर है कि ये मोबाइल फोन जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना डेवलप कर गया कि बच्चों का विश्वास टीचर से हट गए। बच्चा, ये तो हमारे यहाँ अभी अनुशासन इतने सख्त है कि किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नहीं ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में मैं देखता हूँ और बहुत सारे संस्थानों में देखता हूँ कि बच्चे लेकर के मोबाइल जा रहे हैं, टीचर कुछ बता रहे हैं, तुरंत गूगल से वो अपने को सर्च कर रहे हैं। थोड़ी सी भी यदि मिसिंग टीचर की हो रही है तो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले जो भी कहते थे टीचर्स, वो बच्चे सुनते थे, अब सुनना नहीं, वो कहते हैं। इसलिए एक बदलाव आई जिससे विश्वास समाप्त हो रही है। और बच्चा यदि क्लास में आ रहा है तो उसका दिमाग है कि मैं कोचिंग में पढ़ लूंगा, और कोचिंग में जा रहा है तो उसका दिमाग है कि मैं स्कूल में पढ़ लूंगा। इससे न स्कूल में पढ़ रहा है और नहीं तो कोचिंग में पढ़ रहा है। बच्चा डाइवर्ट होकर के गूगल से पढ़ाई की काम नहीं, वो दूसरा ही काम करना शुरू हो गया है। इसलिए बच्चों में दिखावा बहुत ज़्यादा हो गई। पहले की बच्चे में दिखावा नहीं होती थी, अब दिखावा हो गई है। और सबसे बड़ी कारण उनके माता पिता हैं। पहले 15-16 तक कोई भी गार्जियंस मीट होती थी तो पेरेंट्स आते थे बच्चों के साथ, 2015 के पहले। हाँ, पहले। और वो कहते थे कि सर मेरे बच्चे में किसी तरह की शिकायत तो नहीं है, कमी तो नहीं है। और आज यदि पेरेंट्स मीट कहते हैं तो पेरेंट्स से दूर बच्चे नहीं आना चाहते हैं। जब उन पर एक्शन लिया जाता है तो कहते हैं कि सर एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, आप लोग संडे को रख देते हैं, तो सैटरडे को मैं इसलिए नहीं रखता हूं कि मेरा इसका स्कूल हेल्प करेगा, और संडे को रखता हूं तो कहते हैं कि हमारी छुट्टी चली गई। अब बताइए कि अपने जीवन के अंतिम एक क्षण को दे रहे हैं बच्चे के माध्यम से विद्यालय में। उनसे बहुत सारे उम्मीद लगाए हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, या बैंकिंग सेक्टर में जाएगा, या देश का सेवा करेगा, और आप उसके लिए एक दिन का समय यदि नहीं दे रहे हैं तो यह कितनी बड़ी विडंबना है। वही इफेक्ट बच्चों पे जा रहा है। और
वो सिर्फ घर की बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन गार्जियन नहीं करना। हम तो देखते हैं कि 9th-10th में बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स को कभी बुलाया गया, वो आए और कहते हैं कि सर मेरे बच्चे पर ध्यान रखिएगा। मतलब किस क्लास में बच्चा है सर? अच्छा रुकिए, फोन करके पूछते हैं। अच्छा। उनको पता भी नहीं होता है कि मेरा बच्चा किस क्लास में है, किस सेक्शन में है, उसका रोल नंबर कितना है। और यह भी फोन आता है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है कि बच्चा अब्सेंट हो गया तो उनका तुरंत यहाँ से अब्सेंट मैसेज आती है। कभी मिस होता है तो वो फोन करते हैं कि सर मेरा बच्चा तो गया है और आपके यहाँ से अब्सेंटी आ गया। हम तो हाँ, हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप छोड़ने आए हैं? तो नहीं, छोड़ने नहीं आए थे मैं तहकीकात जब करता हूँ तो मैसेज आता है कि बच्चा आया ही नहीं। अच्छा। तो फिर जब और डीपली तहकीकात होता है तो वो मालूम होता है कि 5 दिन से नहीं आया। तो किसी बच्चे के मालूम होता है कि वो घर से चलता है, स्कूल नहीं पहुंचता है। तो बताइए कि जहाँ पर जिस संस्थान में 3000 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और जाते हैं, एक संस्थान कितना काम करेगा? जबकि आपके 2 या 3 बच्चे होते हैं, आपको अलर्ट होना चाहिए। यदि बच्चे की कमी हो रही है या उनके फ्रेंड सर्किल को आप जज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप समझिए कि आप बच्चे के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। और वैसे ही बच्चे आज के दिन में कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, या पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं या विद्यालय को परेशान कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। यह इसलिए भी हो रहा है कि ये कोचिंग पर जितना बच्चे डिपेंडेंसी हो रही है बच्चों की, इसके एक ही कारण है कि वहाँ फ्रीडम है। हम किसी तरह के कपड़े पहन कर जाएंगे, किसी तरह की बच्चियां कपड़ा पहन कर जाएंगी। वहाँ पर एक दूसरे से मिलने और बात करने का मौका दिया जाता है। पढ़ाई पर कम उनकी ध्यान रखी जाती है, उनको इंटरटेनमेंट के ज़्यादा वहाँ पर बात बताई जाती है, जिसके वजह से स्कूल से बच्चे विमुख होते जा रहे हैं। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें बहुत सारे चीज़ को यह इम्प्लीमेंट किया है कि आप स्कूल में भी इंटरटेन कीजिए, स्कूल में भी बच्चों को फिजिकली कुछ वर्क दीजिए, बच्चों में एक्टिविटी करवाइए, खेल को और डेवलप कीजिए जो सही में होना चाहिए। स्कूल तो बहुत सारे गली में, घर में खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल का एक माहौल होना चाहिए जो मैंने कोशिश किया कि मैं दूं। और यही वजह है कि आज जिले में विद्यालय का नाम स्थापित है। अब मैं आपसे चलते चलते ये भी बता दूं कि मेरी बेटी जब MBBS कर रही थी बेंगलोर से, तो 6 महीने पर उन लोगों का पेरेंट्स मीट होती थी, मैं वहाँ जाता था। जब 3 बार लगातार मैं गया तो वहाँ के मैडम जो प्रिंसिपल थी वो बोली कि प्लीज़ मैं जान रहा हूँ कि आप भी स्कूल चलाते हैं, इतना दूर क्यों आते हैं? आप ही एक आदमी हैं कि कंटिन्यू आते हैं। मैं बोला कि नहीं, मेरे बच्चा है वो कि जितना भी बड़ा सयाना हो जाए, लेकिन मेरा बेटा ही बेटी है, इसलिए मैं जरूर आऊँगा। और मैं जानता हूँ कि गार्जियंस मीट का महत्व क्या होता है। मेरा बेटा बड़ा बमरौली हाई एयरफोर्स के स्कूल में इलाहाबाद पढ़ते थे, उस समय इलाहाबाद कहा जाता है, जो आज प्रयागराज कहा जाता है। उस समय +2 अपने यहाँ नहीं था, और एयरफोर्स के स्कूल में बिहार के 2 ही 3 लोग का एडमिशन भी था। मैं वहाँ भी जाता था। वहाँ विंग कमांडर लेवल के जो प्रिंसिपल होती थी, वो कही कि आप ही एक पेरेंट्स हैं जो प्रत्येक गार्जियंस मीट में आते हैं, तो कभी कभी फ़ोन से भी कम्युनिकेट कर लीजिए, आने में इतना समय लगता है। लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं, जब तक हमारी आवश्यकता विद्यालय समझा, और जब जब बुलाया मैं यहाँ से दौड़ कर गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पढ़ाई का महत्व कब है, कहाँ है और कैसे है। पेरेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बच्चों को कुछ करने कराने के लिए, और उनको आना चाहिए स्कूल में। कम्युनिकेशन का अभाव 16 से लेकर के अभी तक जो बढ़ते जा रहा है, आगे चलकर क्या होगा यदि हमारे अभिभावक इसके लिए नहीं सतर्क होंगे, तो शायद जिस उम्मीद से बच्चे को भेज रहे हैं विद्यालय में, उनका उम्मीद पूरा नहीं होगा। यह हमारा 100% गारंटी है। मतलब इसको कहते हैं, मेरा कहना है शायद कि 2 वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होना है, चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल के साथ साथ घरों में ज्यादा समय बिता रहे हैं। हाँ। और उसका रिपोर्टिंग स्कूल तक पहुंचना चाहिए कि बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, और जब वो स्कूल आएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं। और जब ये कम्युनिकेशन होगा तब जाकर के उनमें बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर आपने बड़ी ही बारीकी से और बिना मतलब किसी बात को सोचे हुए आपने बेबाकी से इस बात को रखी है। अब कुछ पर्सनल लेवल पे बातचीत कर लेता हूँ। आपके बारे में जैसा जानकारी मिला है कि आप रेड क्रॉस सोसाइटी के भी से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आपने अपना भी जो पूरा अंग जो है वो दान कर दिया है। तो इसके बारे में बताएं, इसके पीछे क्या सोच थी, और उसको जरा कम शब्दों में जरा बताएं इसे। मैं यही कहूँगा कि जब कोरोना पीरियड आई, पूरे विश्व परेशान होने लगा था, उस समय मैं सोचा क्या, मैं इतने बड़े आर्थिक व्यू से जा रहा था, गुजर रहा था, सफ़र कर रहा था,
कि अब टीचर्स को देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, अपना भी जो जीविका होनी चाहिए घर का वो भी नहीं चल पा रहा था। तो मैंने अपने बहू और पत्नी का सारे जेवर मुथूट फाइनेंस में डाल दिया और वहाँ से भी 16 लाख रुपया मैं लेकर के अपने टीचर्स को मैं पेमेंट के पार्ट किया या अपना खर्च किया। और उसी समय मैंने सोचा कि जीवन कुछ नहीं है, जीवन में यदि कुछ करना है, इस जीवन को समर्पित करना है तो पब्लिक में यानी समाज में कर दीजिए। मैंने निश्चय किया कि मैं देहदान समिति जो पटना है, दधीची देह आश्रम, उनके माध्यम से मैंने अपने पूरे अंग को, मैं संपूर्ण शरीर को मैंने अंग दान कर दिया और उसमें 2 कंडीशन भी लगा दिया। लोग आफ्टर डेथ ही अपने बॉडी को देते हैं, मैं आफ्टर ब्रेन डेथ भी मैंने दिया कि लिखा कि यदि हमारा ब्रेन डेथ भी हो जाए, क्योंकि ब्रेन डेथ जब हो जाता है तो आदमी वो रिकवरी नहीं होता, वो मरता ही है, लेकिन पूरे पार्ट वो काम करते रहता है ब्रेन को छोड़ करके, ऑर्गन काम करते रहता है। वैसे स्थिति में बड़े बड़े मेडिकल साइंस रिसर्च करती है और वो देखती है कि आदमी जिंदा है तो कितना वर्क कर पा रहा है उनके ऑर्गन्स को। तो ऐसी स्थिति में मैंने डेथ और आफ्टर बिफोर ब्रेन डेथ ये मैं दोनों दे दिया और लीगली दिया। जहां पत्नी को और एक फ्रेंड को मैंने प्रूफ के तौर पर जो फॉर्मेट था उसमें भरना था, उनका आधार कार्ड लगा करके मैंने समर्पित कर दिया कि जिस दिन ये कोरोना से मैंने सीखा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इंटरनेशनल लेवल पे जो मेरा पर्सनालिटी गया या मेरा वर्क गया, उसको लेकर के बहुत सारे संस्थाएं हमको एडॉप्ट करना चाहती है। उसी में रेड क्रॉस भी हमको एडॉप्ट किया। जब यहाँ डीएम साहब के नेतृत्व में, एडीएम के उपस्थिति में, एसडीओ की उपस्थिति में जब छपरा में इलेक्शन हो रहा था तो मैं बहुत पहले इसका सदस्य बन चुका था। यह नियम भी है कि जो सदस्य बनते हैं उन्हीं का वहाँ इलेक्शन भी होता है। तो डीएम साहब, एडीएम साहब के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ, मैं वहाँ गया था। वहाँ के जो सोसाइटी के लोग थे बोले कि नहीं, जिला में तो हम लोग काम कर ही लेते हैं, लेकिन कम से कम स्टेट लेवल पे इनको नॉमिनेट किया जाए। तो मेरा इलेक्शन हुआ, 34 लोग थे, 28 लोगों ने हाथ उठा करके मेरा समर्थन किया। वो जो सरकारी फाइल में वो सब लिखा जा रहा था, 4 आदमी नहीं खड़ा किए हाथ। तो एडीएम साहब ने पूछा कि भाई आप 4 आदमी क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अगेंस्ट कर रहे हैं, कुछ तो कहिए। तो बोले सर हम तो सुने ही नहीं क्या आपने कहा। अच्छा। बोला कि हरेंद्र सिंह को स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के लिए नाम इलेक्ट हो रहा है आप रेड क्रॉस सोसाइटी में। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं हम लोग हाथ उठा रहे हैं, यानी कि सर्वसम्मति से मुझे कहा गया। और काम अभी बहुत जल्द ही एक रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से एक मोबाइल हॉस्पिटल आ रहा है अपने जिला में, जो पहला बार होगा, आज तक ऐसा हुआ नहीं था। इसमें हमारे ओएनजीसी के अधिकारी सौजन्य के माध्यम से आएगा और इसके मीडिएट कर रहे हैं हमारे एमपी सिग्रीवाल साहब। अच्छा, और कुछ बातें, खैर ये तो बहुत सारी चीज़ हुई। अब कहा जाता है कि जो लोग हैं वो शहर से और शहरों की तरफ जाते हैं, नगर से महानगर, वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप गांव की तरफ जा रहे हैं। तो आपने जो गांव में कुछ आपने संकल्प लिया है, अपने गांव जो आपका जन्म स्थल है वहाँ के बारे में, ये विचार कैसे है और क्या क्या आप करने जा रहे हैं अपने संकल्प में? आप ये बात सही है कि जब मैं बंगाल से बिहार आया, बिहार से छपरा आया और छपरा से घर गया, घर से फिर छपरा आया, तो मैं फुल सिंह कलेक्टर थे उस समय जब फर्स्ट टाइम हम 93 में यहाँ पर आए। तो उन्होंने मैं गया था काम से कुछ फाइनेंस कराने के लिए, एक फैक्ट्री बैठाने के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो पढ़ाई लिखाई आपके पटना में हुआ, आपका बेसिक स्कूल बंगाल में हुआ, आप जिला में क्या करने आ गए? आपकी नौकरी भी बीच में लगा हुआ है कि हाँ हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी कर लिए थे लेबर ऑफिसर सरकारी नौकरी था। हाँ। तो मैंने स्पष्ट कहा कि मैं शहर में तो बहुत लोग मिल जाएंगे कुछ काम करने के लिए, मैं गांव में कुछ करना चाहता हूं, गांव के लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, इसलिए कि गांव में जो अवेयरनेस की कमी है हर साइड से, उसको मैं चाह रहा हूं कि उसको एम्पावरमेंट करें, उसको डेवलप करें। और विशेषकर बच्चियों को, जो महिलाएं होती हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस होती है, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, तो खुद वो अपने पैर पर आकर चलें, इसलिए मैं आया हूँ। और सही बात यही हमको यह परेशान किया जो कलेक्टर साहब ने कहा, फुल सिंह कलेक्टर उस समय थे, और एसबीआई के एक मेंबर थे हमारे सुशील बाबू प्राचार्य, जगदम कॉलेज, बहुत फेमस प्रिंसिपल। उन्होंने भी कहा कि बेटा जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग हैं उसके, एसबीआई के वो मेंबर थे, कि हम मदद करेंगे। एक्चुअली मैं सोचा कि ऐसे नहीं होगा, ये काम करके गांव को आप डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए गांव को मैंने पहला कॉन्सेप्ट दिया कि
इसको स्मार्ट विलेज का मैं कंसेप्ट दूं। स्मार्ट विलेज में कम से कम मैक्सिमम 10-12 चीज़ को तो मैं खड़ा कर ही दूंगा, वो एजुकेशन से हो, टेक्निकल हो, या उसको सामाजिक स्तर पर हमारा सामूहिक शादी ब्याह कराने की बात हो, मॉल की बात हो, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, एजुकेशनल मोटिवेशनल वैसे मोटिवेटर बुलाने की बात हो। हर साइड से जब आने जाने लगेंगे लोग तो कहीं ना कहीं गांव का विकास होगा। और मैं इसीलिए 2018 में स्कूल का भी एस्टेब्लिशमेंट वहाँ किया, और वहाँ बाबूजी जब हमारे डेथ कर गए तो उनका स्टैचू भी राजस्थान से मैं मार्बल ले आकर के बाबूजी का स्टैचू लगाया। स्टैचू लगाने का भी मतलब था कि मेरा कम्युनिकेशन वहाँ बना रहे, और इतने व्यस्त होते हुए भी मैं वहाँ पर जाता हूँ 1 दिन 2 दिन के बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, और जाता हूँ तो वहाँ भी असेंबली में अटेंड करता हूँ। क्या कि स्कूल की शुरुआत सुबह के असेंबली से होती है। असेंबली में यदि कुछ आप अच्छे बुरे बातों को नहीं कहेंगे, बच्चों को फर्कियत नहीं बताएंगे, तो आप जितना भी पढ़ाते रहें मेरिट हो सकती है, लेकिन उनके पास वैल्यू नहीं होगा, कल्चर नहीं होगा। इसलिए उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दिया। और अब एक लास्ट में आप क्वेश्चन करें ना करें, मैं बता दूं कि एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि एक मैं ऐसे आवासीय विद्यालय का, रेजिडेंशियल स्कूल का मैं स्थापना करूं, जहां पर उनके वन कैंपस में, अंडर वन रूफ में, वहां खेलने का, वहाँ रहने का, वहाँ पर पढ़ने का, वहाँ पर छोटा छोटा गार्डनिंग करने का, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल का ऐसा निर्माण हो। उसके लिए मैं बहुत हद तक काम कर चुका हूँ। लैंड भी एक्वायर लगभग हो गई है, और वहीं पर एक ओल्ड एज होम मैं स्थापित करना चाहता हूँ कि वैसे लोग पढ़ाने लिखाने के लिए, बच्चे के लिए सारे ज़मीन बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, अपने जीवन को कमीनी लगा देते हैं, फिर भी बच्चे पढ़ लिख करके बाहर चले जाते हैं, और 1 गिलास पानी के लिए बुढ़ापे में वो तरस रहे हैं, और इधर के उधर भटकाव में वो मारे जा रहे हैं। वैसे लोग यदि सक्षम हों, वैसे लोग यदि फिजिकली वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा के साथ मैं उन लोगों को वहाँ इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। अब मैं उन लोगों के लिए नहीं, मैं खुद अपने लिए भी वहाँ इस्टेब्लिश होना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले दिन में कोई कब क्या कह सकता है कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सारे चीज़ों को एक साथ गांव में डालना चाहता हूँ कि गांव के लोग, अगल बगल के लोग, समाज के लोग समझें कि एक आदमी यदि इतना काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं, 2-4 लोग मिलकर क्यों काम नहीं कर सकते। बाबूजी का जो मैं स्टैचू लगा रहा था, यहाँ जिला से लेकर के और नेशनल और स्टेट तक के जनप्रतिनिधि लोग आए थे। अंत में मैं मंच से एक शब्द ही कहा कि आज जितने लोग आए हैं, क्यों आए हैं, यह इनका उद्देश्य है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम दूसरे के, अंकल के, आंटी के, बड़े बड़े प्लेयर का, ये जितने भी स्टार्स हैं, उन लोगों का, जो सेलिब्रिटी हैं, उन लोगों का लोग डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं, शुभकामना भेजते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम अपने पिताजी का पुण्यतिथि मनाएं, और 2 अगरबत्ती जला देंगे तो हमको लगता है कि ये मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। इसी मैसेज के लिए मैं बाबूजी का यहाँ पे स्टैचू लगा रहा हूँ कि कम से कम पिताजी का भी डेट मालूम रखे कि मेरे पिताजी कब जन्म लिए, क्या मरे और क्या हमारे लिए किए। चलिए, तो बहुत सारी बातें निकल के आई, जिस तरीके से आपने शुरुआत में सब कुछ अपना बताया, तो निश्चित तौर पे ये पूरी जो कहानी है प्रेरणादायक है, और लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। अंत में बस एक लाइन आपसे जानना चाहेंगे, अपने पूरे जीवन का, इस जीवन यात्रा का क्या निचोड़ मानते हैं, और कौन से वो 2 मंत्र हैं जो आप लोगों को, नए युवाओं को बताना चाहते हैं, जो आपसे वो जीवन से सीख सकते हैं, ये बताएं। बस 2 ही मंत्र है, समय को व्यर्थ न गंवाएं, और जो समय, जो काम में आप लगे हैं उसका एक एक क्षण ईमानदारी से जिएं, और दूसरे पर सोचें कि दूसरे का नुकसान नहीं हो, मेरा भले उसमें थोड़ी सी नुकसान हो जाए। शायद यह मंत्र आपके पास रहे, यह सोच आपके पास रहे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं यही कहूँगा कि आप सदैव अपने के लिए सोचते हैं, लेकिन जिस दिन आप दूसरे के लिए सोचना शुरू करेंगे, लोग आपको आपके लिए सोचना शुरू कर देंगे, और आपको यहाँ से ये फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह लोग करेंगे जब आपकी सोच दूसरे के लिए होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और अपने शब्दों से लोगों को मोटिवेट और प्रेरित करने का जो आपने काम किया, इसके लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।